नमस्कार। आज हम वृंदावन लाल वर्मा के सुप्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी के कुछ प्रश्नों की आलोचना करेंगे। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास मृगनयनी के आधार पर उनकी स्त्री दृष्टि आज हमारा आलोच्य विषय है। वृंदावन लाल वर्मा सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक हैं और हिंदी के साहित्यिक इतिहास लेखन की परंपरा में उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। हिंदी साहित्य में अपने ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के कारण उनकी विशेष पहचान है। उनका साहित्य राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम से संपन्न है। उनके राष्ट्रीय और सामाजिक विचार वास्तव में स्त्री पात्रों के द्वारा ही अभिव्यक्त हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, अवंतीबाई, मृगनयनी इत्यादि। उन्होंने अपने अधिकांश उपन्यासों का नामकरण भी स्त्री पात्रों के आधार पर ही किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो किस तरह से स्त्रियों पर केंद्रित उपन्यास लिख रहे थे। ऐतिहासिक उपन्यास आपके समक्ष विराटा की पद्मिनी का उदाहरण है, अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, कचनार, झांसी की रानी इत्यादि कई उपन्यास हैं जो उन्होंने लिखे हैं और जिसके केंद्र में स्त्री की वीरता को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है। और हमारे समक्ष हमारा आलोच्य उपन्यास भी है मृगनयनी। आप जानते ही हैं, वह भी एक स्त्री पर केंद्रित उपन्यास है। आइए हम चर्चा करते हैं कि इन उपन्यासों के आधार पर वृंदावन लाल ने किस प्रकार की स्त्री की कल्पना की है। निसंदेह उनकी इतिहास दृष्टि नवीन है। वो स्त्रियों का जब चित्रण करते हैं तो वो परंपरा से कुछ भिन्न दिखती हैं। उन्होंने इतिहास की प्रचलित धारा को मोड़ते हुए उसे नए सिरे से परिभाषित किया है। जो इतिहास सिर्फ राजाओं, बादशाहों की गाथा कहता रहा है, उनकी पृष्ठभूमि में कितनी ही महान स्त्रियों की गौरव गाथा दफन कर दी गई थी। वर्मा जी ने इन सामान्य जनों की, इन स्त्रियों की इतिहास को पुनर्रचित किया है। वो इस प्रकार हमारे सामने उनकी कथा को ले आते हैं कि वे स्त्रियां इतिहास के महान नायकों से भी अधिक प्रभावशाली हो उठती हैं। उनके उपन्यास की स्त्री पात्र बेहद प्रबल और प्रधान हैं। उनके आदर्श नारी पात्र भौतिक सौंदर्य और बाह्य आकर्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनमें दैवी गुणों का भी समावेश हम पाते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर रहती हैं, आकर्षक हैं, किंतु साथ ही साथ उनके भीतर उदार भाव, चारित्रिक उच्चता भी हमें मिलती है। उनकी दृष्टि में अगर पुरुष शक्ति है तो नारी उसकी संचालिका या संचालन करने वाली प्रेरणा के रूप में अंकित है। अगर उनके प्रारंभिक उपन्यासों को देखें तो उनकी नारी विषयक धारणा थोड़ी कल्पनामय और रोमांटिक रही है। जैसे वह प्रेयसी के रूप में आती है, प्रेमी के जीवन लक्ष्य की केंद्र और उसकी पूजा करती हुई दिखती है। जैसे गढ़कुंडार में तारा है, विराटा की पद्मिनी में कुमुद है। किंतु उनके बाद के उपन्यासों को जब हम देखते हैं तब पाते हैं कि उनकी कल्पना और प्रौढ़ होती है और वहां संघर्ष की कठोर धरती पर संघर्ष करती हुई स्त्रियों की छवि उभर कर आती है। ये नारी पात्र पुरुषों को प्रेरणा ही नहीं देते, संसार के संघर्षों में स्वयं जूझते हुए अपनी शक्ति का भी परिचय देते हैं। जैसे कचनार में कचनार पात्र है, मृगनयनी है, लाखी है, नूरबाई है, ऐसे अनेक पात्र हैं, लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई है, और इनमें ये गुण चरम पर दिखाई देते हैं। इन नायिकाओं में सौंदर्य और सील के साथ साहसिकता और शक्ति और बलिदान की भावना भी भरी हुई है। यदि हम मृगनयनी के प्रमुख स्त्री पात्रों की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि 4 प्रमुख पात्र हैं जिनको अगर हम केंद्र में रखें तो लेखक की स्त्री संबंधी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। आपके समक्ष वो नाम है मृगनयनी,
लाखी, कला और सुमन मोहिनी। ये चारों प्रमुख पात्र हैं। निश्चित रूप से मृगनयनी जो है इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है और पूरा उपन्यास उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वह ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर की छोटी रानी की ये कथा है और लेखक ने ये कथा वहाँ के जनजीवन और किंवदंतियों के माध्यम से ली है। लेखक ने काफ़ी शोध किया और देखा कि मानसिंह तोमर के जीवन में एक गुजरी रानी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था और वो मृगनयनी थी। तो उस पर उन्होंने कई शोध करके फिर उसकी कथा का ताना बाना बुना है। इस रानी के प्रति राजा को विशेष स्नेह था। कहा जाता है और ये प्रमाण भी है कि राजा ने उसके लिए एक अलग महल बनवाया था जिसे गुजरी रानी का महल कहा जाता है। वह ग्वालियर में अभी भी है और अभी उसे ग्वालियर में एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। वृंदावन लाल वर्मा ने बेहद शोध करके काफी ऐतिहासिक तथ्यों के एकत्रित करके इसका चरित्र गढ़ा है। उनके उपन्यासों में ये जो पात्र हैं वो महान आदर्शों से प्रेरित पात्र हैं। ये सामान्य पात्रों से कुछ अलग दिखाई देते हैं। अगर मृगनयनी उपन्यास में देखें तो मृगनयनी और लाखी, जिसे लेखक ने निन्नी और लाखी कहा है, दोनों ही आदर्श पात्र हैं। ये बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन ये अत्यंत असाधारण व्यक्तित्व की मालकिन है। लेखक ने उनका चित्रण भी किया है कि वो कितनी आकर्षक हैं। उनका आकर्षण इतना अधिक है कि जो भी उसे एक बार देखता ही रह जाता है। उनकी शारीरिक बनावट पर, उनकी फुर्ती पर, उनकी ताकत पर, उनके भीतर का जो एक सहज आकर्षण है उस पर लेखक ने काफ़ी विस्तार से उपन्यास में लिखा है। उन दोनों के साहस और वो जो कुशल शिकारी हैं, इसकी चर्चा भी लेखक ने विस्तार से की है और उनका सौंदर्य, उनकी साहसिकता की कथा इतनी प्रचलित हो जाती है उपन्यास में। हम पाते हैं कि कई शक्तिशाली शासक उनको प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से, और युद्ध के द्वारा भी गियासुद्दीन तुगलक चाहता है कि किसी तरह उसे प्राप्त कर लें। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अपने समय में वो अत्यंत श्लाघ्य स्त्रियां थीं जिनकी चर्चा पूरे राज्य, पूरे देश में विस्तार के साथ होती हुई दिखाई है लेखक ने। आइए हम देखते हैं कि और कौन सी बातें हैं जो उनके स्त्री चरित्र को सामने लाती हैं। हम जानते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड की गौरव गाथा कहनी थी और उसके लिए उन्होंने इतिहास के उन जीवन पात्रों को पुनर्सृजित किया है जो उनकी इस दृष्टि को पुख्ता करते थे। अपने बुंदेलखंड से उन्हें बहुत प्रेम था और वो चाहते थे कि इतिहास के उन पन्नों को मैं पुनर्सृजित करूं जिनमें बुंदेलखंड का सौंदर्य उभर कर आता हो। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड के इतिहास, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से गहरा लगाव था और इस उपन्यास में मृगनयनी भी उन्मुक्त प्रकृति पर अभिभूत है। वह प्रकृति की तरह स्वच्छंद रहना चाहती है। यही कारण है कि जब राजा उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो वह स्वीकारने की दो शर्त रखती है। एक यह कि वह पर्दा नहीं करेगी, अर्थात जो पारंपरिक रानियों को एक बंदी जीवन जीना होता था वह जीवन वो जीने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी यह कि उसके राई गांव की जो सांप नदी है उसको वह ग्वालियर तक ले जाएगी। और हम उपन्यास में जानते हैं कि वह इसको पूरा करती है और वह इस प्रस्ताव के साथ विवाह करती है और राजा सांप नदी को नहर बनाकर ग्वालियर तक ले जाते हैं और गुजरी के महल में अभी भी उसके अवशेष हमें मिलते हैं। वह अपनी प्रकृति से इतना प्रेम करती है। अच्छा, ये जब वास्तव में जब प्रकृति का प्रेम चित्रित किया गया है मृगनयनी के हृदय में, वह लेखक के हृदय का भी प्रेम है। वह अपनी प्रकृति से इतना प्रेम करती है कि उसकी रक्षा के लिए सोचती है। और यह देखिए तो यही देश प्रेम है। वह कहती है यदि सिकंदर या उस सलीखा कोई आ गया तो इनको रौंद डालेगा। जिस भांति बनले पशुओं से खेती की रक्षा तीर कमान द्वारा होती है, क्या उसी भांति इस नदी और उस जंगल पहाड़ की रक्षा उसी तीर कमान से नहीं हो सकती। यानी वह चाहती है कि उसकी प्रकृति को भी कोई नहीं रौंदे।
वह कल्पना करती है कि क्यों रानियां चिता में जलती हैं जबकि उन्हें तो लड़कर मरना चाहिए। यहाँ हम वृंदावन लाल वर्मा की आधुनिक चेतना से भी परिचित होते हैं कि वे भारतीय स्त्रियों को कोमलांगी रूप में नहीं बल्कि वीरांगना के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और वो चाहते थे कि स्त्रियां उसी रूप में, भारतीय नारी उसी रूप में परिचित हो, न कि एक अशक्त स्त्री के रूप में, अबला के रूप में वह हमारे सामने लाई जाए। उनकी महान नारी पात्र साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं परंतु महान मूल्यों का वहन करती हैं। आप देखेंगे उनके बहुत सारे उपन्यासों में वे आदिवासी हैं, वे एकदम साधारण परिवार से आती हैं। मृगनयनी और लाखी भी उसी तरह साधारण परिवार से आती हैं, लेकिन उनके मूल्य महान हैं। उनके भीतर के जो जीवन मूल्य हैं वो सबके लिए अनुकरणीय हैं। मृगनयनी ऐतिहासिक पात्र है, अर्थात लेखक ने इतिहास के पन्नों से उस पात्र को गढ़ा है, जबकि कुछ काल्पनिक पात्र भी इस उपन्यास में हैं, जैसे लाखी, कला, पिल्ली आदि काल्पनिक पात्र हैं। उपन्यास की भूमिका में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कौन से तथ्य ऐतिहासिक है और कौन से किंवदंतियों पर आधारित है। इस आधार पर हम चाहें तो कह सकते हैं कि उनके स्त्री पात्रों में, चाहे वो काल्पनिक पात्र हो या ऐतिहासिक पात्र हो, जिन जीवन मूल्यों को उन पात्रों में वो डालना चाहते थे, जिस सशक्त स्त्री का वो चित्रण करना चाहते थे, वो ऐतिहासिक पात्रों के भीतर भी है, और जो सामान्य स्त्रियां या कह सकते हैं कि जो काल्पनिक स्त्रियां हैं उसके भीतर भी वही बातें उन्होंने समाहित की हैं। उनके स्त्री पात्रों में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का भाव भी भरा हुआ है। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड के इतिहास, यहाँ की प्रकृति और संस्कृति से गहरा लगाव था। साथ ही अपनी मातृभूमि के प्रति भी उनमें असीम भक्ति थी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी थी। उनके पात्र अपनी जन्मभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करते हैं। वर्मा जी पर गांधी जी के विचारों का भी गहरा प्रभाव था। देश प्रेम, सर्वधर्म सद्भाव और स्त्री की महानता की स्वीकृति उनकी हर रचना में हमें मिलती है। वे अपने उपन्यासों में स्त्री को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। उनके दृष्टि में नारी दुर्गा का अवतार है। वे अशक्त नहीं हैं, सशक्त हैं। वे कहते हैं ऐसी नारियां स्वयं इतिहास का निर्माण करती हैं, इतिहास उनका नहीं। मृगनयनी उपन्यास में भी अपने देश के इतिहास का ब्यौरा देते हुए लेखक को की राष्ट्रीय चेतना उभर कर आती है। यहाँ का जब वो चित्रण करते हैं, प्रकृति का चित्रण करते हैं, लोगों का चित्रण करते हैं, तो इस मिट्टी के प्रति जो उनका लगाव है वो सामने आता है। इतिहास की वो जो काले पन्ने जहाँ हम लगातार रौंदे गए, उसके कारण को भी वे स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपसी द्वेष नहीं होता तो हम इतने कमजोर नहीं होते, और शासक को जो थे उन्हें हमेशा शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मूल मंत्र वो बराबर अपने उपन्यासों में देते हैं। मृगनयनी उपन्यास में भी हम ये पाते हैं। मृगनयनी और लाखी जैसे सशक्त स्त्री पात्रों की सृष्टि करने का एक उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की रक्षा में स्त्रियां भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। वे मात्र सजावट की सामग्री, प्रेम की सामग्री, विलास की सामग्री नहीं है। वे झांसी की रानी की तरह दुस्साहसी हैं, दुर्गावती, अहिल्याबाई और मृगनयनी की भांति बुद्धिमती हैं। उनका जन्म बिना लड़े जौहर करने या सती होने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि वे भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं। अतः वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से स्त्री के बारे में बनी पारंपरिक रूढ़ धारणाओं को प्रमाण सहित ध्वस्त किया है। अर्थात वो प्रमाण देते हैं कि देखिए, हमारे इतिहास के भीतर ऐसे स्त्री पात्र हैं जो लड़कर, जो दुस्साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके उससे निकल कर आई हैं। ऐसे स्त्री पात्र हमारे इतिहास में हैं, हमें उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उपन्यासकार की देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति के लिए स्त्री पात्र सबसे सशक्त पात्र हैं। उन पात्रों ने बिल्कुल नए ढंग से तत्कालीन समय में भी जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था या देश की बात की आज़ादी का एक संघर्ष चल रहा था, उसमें भी ऐसे पात्रों को जीवित करके लेखक ने समकालीन स्त्रियों के भीतर साहस का भाव भरा है कि वे भी देश निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं। वृंदावन लाल वर्मा के ये जो चरित्र हैं, स्त्री चरित्र हैं,
वे अनुकरणीय चरित्र हैं। आधुनिक स्त्रियों के लिए, आज की स्त्री के लिए भी वे चरित्र अत्यंत अनुकरणीय हैं, क्योंकि वे उदार चरित्र हैं, उदात्त चरित्र हैं। वर्मा जी के उपन्यासों में स्त्री चरित्र अधिकांशतः उदात्त चरित्र वाले हैं, जो त्याग, सत्य, कर्तव्य परायणता, शक्ति, साहस की साक्षात मूर्ति है। मृगनयनी और लाखी दोनों का जीवन ऐसा ही है। वर्मा जी की नायिकाएं पुरुष से कमतर कहीं नहीं दिखती हैं, कई बार तो वो उनसे बढ़कर दिखती हैं, क्योंकि हम बार बार पाते हैं कि मानसिंह अभिभूत होकर मृगनयनी के विचारों को सुनते हैं। वो राजा हैं, राजसी वातावरण में पले हैं, लेकिन जब वो मृगनयनी की बुद्धिमत्ता को, उसकी कला क्षमता को, उसके भीतर के साहस को देखते हैं तो चकित होकर देखते हैं कि ऐसी स्त्री तो मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि वह साहसी है, निडर है और उसमें आत्मविश्वास है। आप देखेंगे कि उसके अंदर ऐसा आत्मविश्वास है कि शत्रु आक्रमण कर रहा है तो भी वो साहस के साथ लड़ने को तैयार है। भूकंप आने पर भी सभी डरते हैं, बड़े से बड़े नायक डर रहे हैं, लेकिन वह स्थिर भाव से उस स्थिति का सामना करने को तैयार रहती है। उनके उपन्यासों में लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, अहिल्याबाई, दुर्गावती, कचनार, कुमुद, तारा, हेमवती, मृगनयनी और लाखी जैसी अनेक स्त्रियां हैं जो लेखक के प्रिय चरित्र हैं। मृगनयनी और लाखी अटल और मानसिंह से अधिक कुशल शिकारी हैं। अगर आप उपन्यास में देखें तो आप पाते हैं कि वो उनसे अच्छा शिकार करना जानती हैं, और न सिर्फ शिकार करने की कला में सक्षम है, बल्कि शारीरिक बल भी उनमें बहुत है। वे बल में भी पुरुषों से लोहा ले सकती हैं। कभी कभी अतिशयोक्ति लगता है, किंतु मृगनयनी के शारीरिक बल का जो लेखक ने चित्रण किया है वह अद्भुत है। लेखक ने शिकार और युद्ध के दृश्य में दोनों की साहस और शक्ति का वर्णन किया है। मृगनयनी राजा के साथ युद्ध भूमि में जाने का आग्रह करती है और लाखी तो युद्ध में ही अपने प्राण गंवाती है। दोनों ने इससे पूर्व भी एक घटना ही है, जब तुर्क सैनिक उनको उठा ले जाने आते हैं तो कैसे वो उनसे लोहा लेती हैं और बड़ी सहजता के साथ, बड़ी आसानी से उनकी हत्या कर देती हैं। यानी चार तुर्क सैनिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, 2 मारे जाते हैं और 2 को भयभीत होकर भागना पड़ता है। कई बार ये जरूर है कि लेखक ने जिस तरह के चरित्र का कि उनके शारीरिक बल का वर्णन किया है वह अभूतपूर्व लगता है, लेकिन कहीं कभी अतिशयोक्तिपूर्ण भी लगता है। आगे अगर हम देखें तो वृंदावन लाल वर्मा की जो आधुनिक मूल्यबोध थे, उनके आधुनिक दृष्टि थी, आधुनिक चेतना थी, वह भी इन स्त्री पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई। मृगनयनी उपन्यास में लेखक ने नायिका को आधुनिक मूल्यबोध से गढ़ा है। वो बहुत साधारण ग्रामीण परिवेश से आती है, लेकिन वह पर्दा नहीं करना चाहती है, वह छुआछूत को नहीं मानती है, वह उदार है, वह अपने दासियों को अपनी सेवा में खड़ा रखना नहीं चाहती है, वह दिखावे में विश्वास नहीं करती है, वह सामाजिक संकीर्णता का विरोध करती है। रानी होकर भी वह सादा जीवन व्यतीत करती है और अपनी दासियों के प्रति सहानुभूति का भाव रखती है। हम जानते हैं, बार बार ये प्रसंग उसमें आया है कि वह सती होने की प्रथा का भी विरोध करती है। ये भी एक आधुनिक दृष्टि है जो कि वृंदावन लाल वर्मा अपने चरित्रों में ढालना चाहते हैं। अपने पति के प्रति समर्पित होने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए प्राण त्याग देना, बल्कि मृगनयनी बिल्कुल विपरीत इसके कि अगर मरना ही है तो जलकर क्यों मरे, हम लड़कर मरेंगी, इस धारणा को मानते हैं। और आधुनिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी आधुनिक स्त्री, आज की स्त्री मृगनयनी के साथ अधिक सहमत होती है उस परंपरागत मूल्यबोध की तुलना में। उसके अंदर स्त्री के प्रति आत्मसम्मान का भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ है। एक सामान्य गांव की गरीब स्त्री है मृगनयनी, किंतु जब राजा मानसिंह तोमर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो भी वह सहजता से हाँ नहीं करती है, या ऐसा नहीं कहती है कि हाँ ये तो मेरा सौभाग्य है, बल्कि विवाह करने के लिए तुरंत वह कुछ ऐसे शर्त रख देती है जो कि कठिन है राजा के लिए भी निभाना। रानियों का पर्दा में रहना एक परंपरा रही है, और एक नदी को लेकर ग्वालियर तक जाना ये भी एक बहुत कठिन कार्य था, किंतु मानसिंह तोमर ने मृगनयनी के लिए उन सभी शर्तों को स्वीकार किया था। तो एक आधुनिक दृष्टि से उपन्यासकार ने इनकी रचना की है। एक और दूसरा पक्ष भी है कि वृंदावन लाल वर्मा खुद ही कला के पारखी थे और वो मानते थे कि किसी भी देश के विकास में
वहाँ की शक्ति के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का भी बहुत महत्व होता है। और संगीत, नृत्य, वास्तुकला, चित्रकला इत्यादि किसी देश के महानता के परिचायक होते हैं। तो मृगनयनी और लाठी हम दोनों में एक अद्भुत प्रतिभा देखते हैं कि वो जितने अच्छे शिकारी हैं, जितने अच्छे मनुष्य हैं, उतना ही अधिक उनके अंदर एक विद्यार्थी का भाव है, सीखने का भाव है। मृगनयनी जब राजा के राजमहल में जाती है तो यह नहीं सोचती है कि मैं उनसे हीन हूँ, मैं कैसे इस बड़े वातावरण में अपने आप को निभा पाऊंगी, बल्कि वह तुरंत यह निर्णय लेती है कि मैं यहाँ रहकर वो सारी चीज़ें सीखूंगी जिसे कि हम कला कहते हैं, जिसे कि हम गुण कहते हैं। और मृगनयनी के भीतर इस शौर्य के साथ कला का सौंदर्य भी दिखाई देता है। वह नृत्य सीखती है, संगीत सीखती है, चित्रकला सीखती है, और सीखती ही नहीं है बल्कि अपने गुरु को चकित करती है और सब में पारंगत हो जाती है। बैजू ने कई सारे राग उसके सहयोग से आविष्कृत किए जो कि आज भी संगीत के क्षेत्र में बहुत ही जाने माने राग है। या हम कह सकते हैं कि बैजू के साथ मृगनयनी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुजरी से जुड़े उनके कई राग हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन कला के पारखी होने के साथ भी समय और काल की जरूरत को वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो कला और कर्तव्य के बीच से जिस संतुलन की जरूरत है, वह भी वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा, उसे जीवन में आवश्यक मानते हैं कि एक शासक को, एक राजा को किस तरह जीवन में कला की भी आराधना करनी चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य को भी नहीं भूलना चाहिए। ये मृगनयनी के माध्यम से उपन्यासकार उपस्थित करते हैं, और मृगनयनी बार बार राजा को उसके कर्तव्य का एहसास दिलाती है और कहती है कला के साथ साथ आपको अपने राज्य की रक्षा भी करनी चाहिए, अपने देश हित की भी चिंता करनी चाहिए। इनके जो चरित्र हैं, विशेषकर मृगनयनी, ये विपरीत गुणों का समावेश इसमें पाते हैं हम, जो अत्यंत दुर्लभ हैं। वो बहुत बलशाली है, बहुत प्रचंडता और उग्रता है उसके अंदर, वो बड़े बड़े अरने भैंसे को मार देती है, लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर अत्यंत कोमलता है, मधुरता है, रसिकता है। वह संगीत के छोटे छोटे बारीकियों को समझती है, वह वास्तुकला, महल बनाने की कला को समझती है, वह प्रकृति के सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो जाती है। तो ये अद्भुत व्यक्तित्व है जो मृगनयनी का लेखक ने चित्रित किया है। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में स्त्री का हर रूप में चित्रण किया है। वह कहीं माँ है, बेटी है, पत्नी है, सभी कर्तव्यों का पालन वह सफलता से करती है। मृगनयनी और लाठी दोनों ही अपने पति के जीवन को सही दिशा देती हैं। मृगनयनी तो सर्वदा राजा मान सिंह को अपने कर्तव्य का स्मरण कराती रहती है। कला और कर्तव्य के संतुलन के बारे में वह कहती है, कला कर्तव्य को सजग किए रहे, भावना विवेक को संबल दिए रहे, मनोबल और धारणा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे। ये एक तरह से मूल मंत्र है जो वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास के माध्यम से न सिर्फ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में दिया है, बल्कि वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मृगनयनी न सिर्फ राजा मान सिंह की प्रेयसी या पत्नी है, बल्कि वह उसकी एक कह सकते हैं कि मंत्रणा वह देती है, वह राज्य कार्य में सहयोग करती है, वह राजा की परामर्शदात्री है। राजा लगातार उससे परामर्श लेते हैं या राजा कहीं भी कुछ गलत करते हैं तो तुरंत मृगनयनी उनको सही दिशा दिखाती है। हम पाते हैं कि ये स्त्रियां त्याग की मूर्ति हैं। मृगनयनी और लाठी दोनों की वो दोनों अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर राष्ट्र हित को मानती है। मृगनयनी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राज्य को बंटवारे से बचाने के लिए अपने दोनों पुत्रों की तुलना में सुमन मोहिनी, जो कि उससे बहुत ईर्ष्या करती है, कि पुत्र विक्रमादित्य को राज्य सौंपने का आदेश देती है और स्वीकार करती है। तो वह समय और परिस्थिति के साथ सही निर्णय लेने में सक्षम है और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचती है। हम वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में विविधता से भरे हुए स्त्री चरित्र को पाते हैं। ये जरूर है कि उनके मुख्य चरित्र आदर्श हैं, सर्वगुण संपन्न दिखते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके उपन्यासों में वैसी स्त्रियां नहीं आई हैं जिनमें की संकीर्णता हो, जिनमें बुराइयां हो। उनके उपन्यासों में नाना रूपों में स्त्री चित्रित हुई है। इसमें महान चरित्रों के साथ साथ संकीर्ण खल चरित्र भी हैं। मृगनयनी उपन्यास में यदि हम देखें
तो निन्नी और लाखी आदर्श चरित्र हैं, तो सुमन मोहिनी, नायकिन, पिल्ली और कला जैसी स्त्रियां हैं जो विकृत मानसिकता के प्रतिनिधि पात्र हैं। सुमन मोहिनी तो बार बार अपमानित करती है मृगनयनी को, इतना ही नहीं बल्कि उसकी हत्या तक का प्रयास भी कला के सहयोग से करने की कोशिश करती है। इसी तरह नायकिन है, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए वह दोनों कला निन्नी को और लाखी को का अपहरण करने का भी की योजना बनाती रहती है। पिल्ली का भी चरित्र आप देखेंगे तो एक पतिता का चरित्र ही हमें मिलता है और कहीं ना कहीं वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार ऐसी स्त्रियां भी इसमें आई हैं। लेकिन उनका ये जीवन की सच्चाई है कि समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं, वैसे स्त्रियां भी विविध प्रकार की हैं, लेकिन अनुकरणीय स्त्रियां जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों के केंद्र में हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी रचनाओं में जिन स्त्री चरित्रों को इतिहास के पन्नों से निकालकर उनका जीवन चित्रण किया है, उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आप अपना कोई भी उपन्यास उनका पढ़ लें, झांसी की रानी पढ़ लें, विराटा की पद्मिनी पढ़ लें, कचनार पढ़ लें या मृगनयनी ही पढ़ लें, तो वो चरित्र आपके हृदय पर हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं। इतिहास में सदा से उपेक्षित जो स्त्रियां थीं, दलितों को और आम जन के प्रति जो अन्याय हुआ है, इतिहास में उनकी कोई चर्चा नहीं मिलती है, उसका मार्जन वर्मा जी ने अपनी कलम से कर दिया है। और उपन्यास के बीच बीच में वो बताते भी रहते हैं कि कैसे जो तवारीख लिखने वाले हैं, इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने सच्चाई की जगह झूठी बातें अधिक लिखी हैं, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए भी लिखी हैं। तो जो वास्तविक नायक रहे हैं समाज में, उनकी कथा प्रायः छिपा दी गई है या विस्मृत कर दी गई है। उनके उपन्यास की नायिकाएं इतिहास के पन्नों से आती हैं और वर्तमान आधुनिक जीवन मूल्यों को स्थापित करती हैं। तो भले ही वो इतिहास की हैं, बहुत प्राचीन काल की हैं, 16वीं शताब्दी की हैं, मृगनयनी को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मृगनयनी को अगर हम आधुनिक काल में खड़े होकर उसकी चर्चा करें तो हम पाते हैं कि उसमें आधुनिकता कूट कूट कर भरी हुई है। उसका व्यक्तित्व एक आधुनिक शक्ति संपन्न स्त्री का व्यक्तित्व है। वर्मा जी की स्त्रियां, जो उनके स्त्री पात्र हैं, वो अबला नहीं है, सबला हैं, अशक्त नहीं है, सशक्त हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसी सशक्त स्त्रियों को निकाल कर लाना और उन्हें जीवंत करना समकालीन समाज के लिए बहुत ही जरूरी था, ताकि आज की स्त्रियां भी ऐसे पात्रों से सीख सके और समझे कि इतिहास सिर्फ अबलाओं की कहानी नहीं बयान करता है। अगर हम इस पाठ का अंत करें तो यज्ञदत्त की शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं कि वर्मा जी ने नायिकाओं का जो सजीव और व्यापक चित्रण किया है, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। धन्यवाद।